ये पीछे के वर्क में हम लोग कर चुके हैं कि यदि कोई भी एक सिस्टम है और वो सिस्टम किसी रिजिड बॉडी पे लगा हुआ है तो किसी भी पॉइंट के थ्रू एक फोर्स आर और एक कपुल जी इसमें हम रिड्यूस कर लेते हैं, और जी को यदि हम फोर्स के ही डायरेक्शन में रिड्यूस कर सकें तब हमारा जो लाइन होता है, जो लाइन ऑफ एक्शन होता है जिसके अलांग फोर्स भी वर्क करता है, और जी का कंपोनेंट जी कॉस थीटा यह वर्क करता है, तो वो लाइन हमारा सेंट्रल एक्सिस हो जाता है। अब सेंट्रल एक्सिस क्या है ये वर्क हम लोग कर चुके हैं। अब यहाँ सेंट्रल एक्सिस का इक्वेशन निकालना है कि सेंट्रल एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, और उसी से रिलेटेड आगे के एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स हैं। तो इसी फार्मूले का यूज करते हुए हम लोग सेंट्रल एक्सिस का वर्क करेंगे। तो अब यहाँ हम देखते हैं कि सेंट्रल एक्सिस का इक्वेशन कैसे निकालें। तो उसके लिए सबसे पहले जो वर्क हम लोग किए हैं कि यदि कोई भी हमारा एक रिजिड बॉडी है और उस पर नंबर ऑफ फोर्सेस लगे हैं तो उसको किसी भी पॉइंट के थ्रू एक फोर्स आर और एक कपुल जी इसमें रिड्यूस कर सकते हैं। अब उसमें जो आर होता है वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है, और जो जी होता है वो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर होता है। उसमें हमारा जो x है वो x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट डॉट xm तक, वैसे ही हमारा y और z के लिए। और फिर जो एल एम एन है वो सिस्टम का x एक्सिस के अबाउट मोमेंट हमारा l है, y के अबाउट m है और z के अबाउट n है। तो इस वर्क को हम लोग पहले लिख लें क्योंकि इसकी जरूरत हमको आगे आर्टिकल में पड़ेगी। तो वी नो that a system of forces, we know that a system of forces acting at different point of a rigid body can be reduced to a force R and a couple G through any arbitrary chosen point O। ये आर्टिकल हम लोग कर चुके हैं, वेयर R इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट डॉट xn, वाई इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 डॉट डॉट yn, और z इज इक्वल टू z1 प्लस z2 प्लस z3 डॉट डॉट zn, and g is equal to under root l square plus m square plus n square, l is equal to summation y1 z1 minus z1 y1 m is equal to summation z1 x1 minus x1 z1, n is equal to under root x1 y1 minus y1 x1। ये वर्क हम लोग कर चुके हैं कि कोई भी हमारा सिस्टम ऑफ फोर्सेस है
और वो किसी रिजिड बॉडी पे लगा हुआ है, तो उसी को किसी भी पॉइंट ओ के थ्रू हम एक फोर्स आर और एक कपुल जी इसमें रिड्यूस कर लेते हैं, और जो यह आर होता है वो हमारा अंडर रूट कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और जो कैपिटल एक्स है वो फोर्स F1 का एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट होता है उसको कैपिटल X1 कहते हैं। फोर्स F2 का एक्स के अलॉन्ग जो कंपोनेंट है वो कैपिटल X2। ऐसे ही F3 का और Xn का एक्स के अलॉन्ग जो कंपोनेंट है वो हमारा X1 X2 X3 Xn है, और इन सब का अलजेब्रिक सम जो है वो हमारा कैपिटल X है। वैसे ही हमारा कैपिटल Y कैपिटल Z, और जो G होता है वो हमारा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ये होता है। अब उसमें यल जो है वो समेसन, समेसन का मतलब ये है कि जैसे पहले फोर्स के लिए यह होगा एक्स के अबाउट मूवमेंट, और जब यही दूसरा फोर्स का करेंगे तो वो हमारा y2 z2 माइनस z2 y2, और ये समेसन है तो सम। ऐसे F3 का करेंगे तो ये हमारा y3 z3 माइनस z3 y3 एंड सो ऑन आगे के भी हमारा। तो यह x के अबाउट सभी फोर्सेस का जो मूवमेंट का अलजेब्रिक सम है वो हमारा यल है, y के अबाउट यम है और z के अबाउट यन है। ये वर्क आपको बताया गया था कि यह एल यम यन ये जब लिखना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि ये फोर्स जिस पॉइंट पे वर्क किया है x1 y1 z1, और इस पर जो F1 फोर्स है उसका जो कंपोनेंट x के अलावा कैपिटल X1, y के अलावा कैपिटल Y1 और z के अलावा कैपिटल Z1, तो इसी में जब L लेना होगा तो हम यल पहला है तो पहले वाले को छोड़ देंगे, y1 z1 माइनस z1 y1 ये हो गया। और ऐसे ही जब हमको F2 का करना होगा तो यह x2 y2 z2 x2 y2 z2, तब हमारा L निकालना होगा तो y2 z2 माइनस z2 y2 एंड सो ऑन जितने भी रहेंगे सबका उस फॉर्म से हम निकाल लेंगे। m की जो वैल्यू होगी वो यम हमारा y के अबाउट, तो L M N ये y के अबाउट तो y को छोड़ दो, तो यह z1 x1 माइनस x1 z1, तो यह z1 x1 माइनस x1 z1 ये समेसन है। इसका मतलब यह तो एक फोर्स का है। ऐसे ही हमारा F2 का करोगे तो ये जो जो इंडेक्स 1 है वो सब हमारा 2 हो जाएगा, तब उसका सम यानी आगे F2 का जो आएगा वो Z2 x2 माइनस x2 z2 प्लस F3 का जो आएगा वो Z3 x3 माइनस x3 z3 एंड सो ऑन आगे करेंगे। और यन जब इसको निकालेंगे तो x1 y1 माइनस y1 x1, ऐसे ही हमारा F2 F3, तो ये हम निकाल लिए। तो ऐसे ये वर्क तो हम लोग कर चुके हैं। अब हमको सेंट्रल एक्सिस का इक्वेशन निकालना है, तो सेंट्रल एक्सिस के लिए यहाँ कोई वर्क नहीं, ये वर्क जो ऑलरेडी हम लोग पहले आर्टिकल में किए उसका जो रिजल्ट है उसको हम लोगों ने लिख लिया। अब आप क्या करो कि सेंट्रल एक्सिस का इक्वेशन निकालना है, तो सेंट्रल एक्सिस का इक्वेशन निकालना है तो क्या करते हैं कि सेंट्रल एक्सिस पर एक पॉइंट लेते हैं और उस पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट कुछ सपोज कर लेते हैं और फिर उसमें एक रिलेशन निकालेंगे। ए एक्स एक्सिस, ए वाई एक्सिस और यह जेड एक्सिस ऐसा ले लिया, और ये हमने सपोज किया कि हमारा सेंट्रल एक्सिस है। इस सेंट्रल एक्सिस पर एक पॉइंट हमने ले लिया जिसका कोऑर्डिनेट सपोज किया एफ जी और एच। एफ जी एच जो ले रहे हैं, जो आपका सेंट्रल एक्सिस है उस पर एक पॉइंट ले रहे हैं। अब आप क्या कर लो कि जो एफ जी एच सेंट्रल एक्सिस का एक पॉइंट लिया गया, इसको अब नया, जैसे हमारा यह ओरिजिन है, इसको नया ओरिजिन ओ डैश ऐसा सपोज करो, और तब क्या कर लो कि वो डैश को ओरिजिन मानते हुए जो ये एक्सिस है उन एक्सिस के पैरेलल फिर 3 एक्सिस लो। तो हमने इस एक्स के पैरेलल या एक्स डैश ऐसा ले, वाई एक्सिस के पैरेलल ये हमने वाई डैश, और यह जेड एक्सिस के पैरेलल ये हमने जेड डैश ऐसा ले। यदि जो हम नया वर्क सेंट्रल एक्सिस के लिए किया तो सेंट्रल एक्सिस हमने सपोज किया यह एक लाइन है,
और इस लाइन पर कोई एक पॉइंट FGH ऐसा आपने ले लिया। अब जो पॉइंट लिए हैं उसको अब न्यू ओरिजिन ले लो और इस ओरिजिन से जो ओल्ड एक्सिस है उनके पैरेलल 3 एक्सिस ले लो और उसको हमने कह दिया X डैश एक्सिस, Y डैश एक्सिस और Z डैश एक्सिस। तो ये 3 न्यू एक्सिस ले लिया गया। अब आप सपोज कर लो कि यदि कोई आपका पहला फोर्स है, ये फोर्स F1 और वो F1 जिस पॉइंट पे वर्क किया वो हमारा X1, Y1 और Z1, और इस पे जो फोर्स का कंपोनेंट आया F1 का वो X के अलांग कैपिटल X1, Y के अलांग कैपिटल Y1 और Z के अलांग कैपिटल Z1, ऐसा हमने किया। तो अब आप क्या करोगे कि अब हम ये देखेंगे कि जैसे एक फोर्स का यहाँ लिया वैसे अन्य फोर्स हमारा जो F2 है वो किसी पॉइंट पे X2, Y2, Z2 पे वर्क कर रहा है और उसका X एक्सिस, Y एक्सिस और Z एक्सिस के अलावा जो फोर्स का कंपोनेंट होगा उसको डिनोट करेंगे कैपिटल X2, कैपिटल Y2, कैपिटल Z2 से। यानी पॉइंट जिस पर फोर्स लगा हुआ है उसको स्मॉल x1, y1, z1 में डिनोट किए हैं और जो फोर्स F1 है उसका X एक्सिस, Y एक्सिस, Z एक्सिस के अलावा जो कंपोनेंट है उसको कैपिटल X1, कैपिटल Y1 और कैपिटल Z1 इससे डिनोट किया गया है। तो ऐसा ही हमारा F2 के लिए, F3 के लिए। तो अभी एक वर्क हम करने जा रहे हैं वही जैसे हम एक F1 के कंपोनेंट के लिए किया वैसे हम F2 के लिए, F3 के लिए और Fn के लिए ये हम कर सकते हैं। तब आप देखो कि अब हम जो ये लिए कैपिटल X, कैपिटल Y और कैपिटल Z, वो कैपिटल X क्या था कि जो हमारा X एक्सिस है इस F1 का X एक्सिस के अलावा जो कंपोनेंट हुआ उसको हमने कैपिटल X1 कहा था। Y एक्सिस के अलावा जो था वो हमारा कैपिटल Y1 था और Z के अलावा जो था वो हमारा कैपिटल Z1 था। अब हम ये देखें कि जो ये न्यू एक्सिस हमने लिया है जिसको X डैश, Y डैश और Z डैश कहा है। अब हम ये देखेंगे कि जो ये तीनों न्यू एक्सिस है इसके अलावा फोर्स का कंपोनेंट है और तब देखें कि हमारा क्या इफेक्ट पड़ेगा और इन्हीं का हम न्यू X डैश, Y डैश और Z एक्सिस के अबाउट मोमेंट है। तो अब न्यू फोर्स का कंपोनेंट और न्यू X एक्सिस, Y एक्सिस, Z एक्सिस जो न्यू एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट, तो देखें इससे हमारा क्या फर्क पड़ेगा। तब आप देखो कि जैसे हमारा यदि कोई यही एक फोर्स है F1, ये F1, तो इस F1 का F1 यदि इस X एक्सिस से एंगल बनावे अल्फा तो F1 का अल्फा जो हुआ वही हमारा X1 हो गया। तो यदि तुम्हारा ये जो एक्सिस है यह एक्सिस X डैश, ये एक्सिस भी इस एक्सिस के पैरेलल ही है, तो यदि इस F1 को आगे बढ़ाओगे और जो जैसे हमारा यह F1 है, ये F1 है और इस F1 को हमारा यह ओल्ड एक्सिस है और ये हमारा न्यू एक्सिस है। तो अब क्या कर लोगे कि इसका कंपोनेंट जब यहाँ लेना होगा तब देखो कि इसको आगे बढ़ाने पर ये X एक्सिस को कितने एंगल पे काटे, तो यदि ये अल्फा है तो यह हमारा अल्फा हो जाएगा और तब यह F1 का अल्फा यही हमारा कैपिटल X1 से डिनोट किया गया है। तो अब ये देखो कि यदि ये X एक्सिस है और ये हमारा X डैश है, तो जब इसके पैरेलल इस लाइन को लोगे तो ये भी हमारा अल्फा एंगल ही बनाएगा, ये दोनों पैरेलल है। तो यह F जो इसी ओल्ड X एक्सिस के साथ बनेगा वही हमारा न्यू एक्सिस, क्योंकि दोनों पैरेलल है। तब हमारा ये भी तो इसका इसके अलग कंपोनेंट लोगे तो F1 का अल्फा ही आएगा। इसका मतलब हम यहाँ देख रहे हैं कि जो X एक्सिस, Y एक्सिस और Z एक्सिस है इसके पैरेलल जो न्यू एक्सिस हम लिए X डैश, Y डैश और Z डैश, तो उसके अलावा भी फोर्स का कंपोनेंट वही रहेगा जो आपका ओल्ड एक्सिस का है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है और जब पैरेलल है तो इसका जो कंपोनेंट
यहाँ इसके साथ हुआ वही हमारा इसके एलांग भी होगा। तो इससे हमको ये मिला कि कैपिटल X1, कैपिटल Y1 और कैपिटल Z1 ये जो न्यू एक्सिस के एलांग लेंगे तो भी हमारा उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ऐसे जब हम F2 का करेंगे तो F2 भी जो होगा वो जो एंगल इसके साथ बनाएगा उसके साथ जो पैरेलल है उसके साथ भी वही बनेगा। इसका मतलब F1, F2, F3, Fn जितने भी फोर्सेस हैं उनका जो न्यू एक्सिस के एलांग भी यदि कंपोनेंट लोगे तो वही रहेगा जो आपका ओल्ड एक्सिस के करस्पॉन्डिंग था। यानी आपका कैपिटल X1, कैपिटल X2, कैपिटल X3 और डॉट डॉट कैपिटल Xn, ये हमारा जो न्यू एक्सिस है उसके एलांग भी F1, F2, F3, Fn का कंपोनेंट वही होगा। ऐसे ही हमारा Y का भी, वैसे हमारा Z का भी। तो अब हम देख रहे हैं कि ये न्यू जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस हुआ है, इसके एलांग फोर्स के जब कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आया तो हमारा इसका जो रिजल्टेंट होगा, यदि न्यू एक्सिस के करस्पॉन्डिंग टू रिजल्टेंट जो आवे, यदि उसको सपोज कर लो R डैश से, तो R डैश से करोगे तो R डैश की वैल्यू में भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि x के एलांग जो आपका है X1 वही आपका इसके साथ भी वो X1 ही है, फिर इसका X2 भी वही है, X2 भी वही है जो इसका है X2, ऐसे ही Xn भी आपका वही है जो इसका है। तो जब आपका X1, X2, Xn ये चेंज नहीं हुआ तब इसका जो सम होगा वो कैपिटल X था, तो इसका भी सम वही कैपिटल X आएगा। और वैसे ही हमारा कैपिटल Y भी वही आएगा, कैपिटल Z भी वही आएगा। तो जब हमारा R जो है वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z चेंज नहीं हुआ, इसलिए हमारा अब इस नए ओरिजिन ओ डैश के अलग जो R और G होगा तो वो भी हमारा चेंज नहीं होगा, R वही होगा। G पे अभी हम देखेंगे कि चेंज होगा नहीं, लेकिन R हमारा चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं हुआ कि F1 का एक्स एक्सिस के अलांग जो कंपोनेंट होगा, Y के अलांग जो होगा, Z के अलांग होगा, वही इसके पैरेलल एक्सिस के करस्पॉन्डिंग भी वही होगा। और वैसे ही सभी फोर्सेस का, तो जब पैरेलल एक्सिस के अलांग भी हमारा कंपोनेंट में जो चेंज नहीं हुआ, तो अब जो ये नया पॉइंट आया है वो, तो इसमें X, Y और Z वही रहा, तो इससे जो R डैश आपका जो नया आता तो R डैश भी वही होगा जो R होगा। इसका मतलब पैरेलल एक्सिस लेने से R हमारा चेंज नहीं होगा। ये पहला वर्क हम लोगों ने किया, तो इस वर्क को आप देख लो। तो वी टेक a point FGH on the central axis, on the central axis, सेंट्रल एक्सिस पर हमने एक नया पॉइंट लिया और इस पॉइंट का नाम दिया गया है O डैश, तो भी ले लो O डैश FGH on central axis as Q origin। सेंट्रल एक्सिस पर एक पॉइंट लिया FGH, इसको हमने न्यू ओरिजिन ले लिया। अब आप क्या करो कि जो न्यू ओरिजिन है उसी से जो ओल्ड एक्स वाई जेड एक्सिस है उसके पैरेलल न्यू एक्सिस ले लो। वी आल्सो टेक थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर lines through O dash and parallel to X, Y, Z
एक्सिस से these new axes are O dash x dash, O dash y dash, O dash z dash। अभी 3 वर्क हमने किया। एक तो क्या किया कि सेंट्रल एक्सिस पर कोई एक पॉइंट ले लिया O डैश एफ जी एच, उसको कह दिया पॉइंट को O डैश। अब इस एफ जी एच को न्यू ओरिजिन लिया और इससे 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन दिया जो O डैश के थ्रू जाए और जो ओल्ड एक्सिस है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस इसके पैरेलल हो। तो अब ये जो न्यू एक्सिस आया वो हमारा O डैश एक्स डैश, O डैश वाई डैश और O डैश जेड डैश, ऐसा हमने कहा। नाउ components of force F1 along O dash x dash axis is same as O x एक्सिस। O x एक्सिस के एलांग F1 का कंपोनेंट वही होगा जो हमारा ओल्ड एक्सिस O x के एलांग है। तो कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स F1 एलांग, अब तीनों ही एक्सिस लिख लो, एलांग O डैश एक्स डैश, O डैश वाई डैश, O डैश जेड डैश, O डैश या सिंपली एक्स डैश लिखो, एक्स डैश एलांग एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स F1 एलांग एक्स डैश वाई डैश जेड डैश आर सेम एज एक्स वाई जेड एक्सिस। ये हमारा सेम होगा। रीजन आपको बता दिया गया, रीजन यहाँ बताया गया कि F1 का ये एक्स एक्सिस जो ओल्ड है उससे जो एंगल बनेगा वही आपका जो न्यू एक्सिस होगा वो भी वही बनेगा। तो इससे भी इसके अलग भी F1 का सल्फाई और यहाँ भी हमारा F1 का सल्फाई और F1 का सल्फा कोई X1 कैपिटल X1 से डिनोट किया गया। तो ये हमारा F1 का ये वही हो गया। वैसे ही F2 F3 Fn सबके कंपोनेंट्स वही होंगे। सिमिलरली components are all the forces along x dash y dash z dash are same as components along x y z एक्सिस। जो हमारा x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस के अलांग कंपोनेंट है वही हमारा x डैश y डैश z डैश एक्सिस के अलांग सभी फोर्सेस का कंपोनेंट होगा। तो देयरफॉर resultant through O dash is same as resultant through
ओ, यानी ओ डैश के एलांग जो रिजल्टेंट हमारा आर है वही हमारा ओ डैश के एलांग भी वही होगा। तो ये चीज हमने लिखा, यानी ओ पर किसी भी पॉइंट के थ्रू आर और जी में रिड्यूस करते थे, तो इसमें जो आर हमारा ओ पर था वही हमारा आर ओ डैश पर भी है। यानी ओ डैश पर हमने दो चीजें देखा कि ओ डैश पर अब हम पूरे सिस्टम को जो रिड्यूस्ड आर और जी में किए थे ओ के एलांग, अब वही पूरे सिस्टम को हम रिड्यूस करने जा रहे हैं ओ डैश पर। तो ओ डैश पर आर को यदि हम आर डैश से डिनोट करें और जी को यदि जी डैश पे डिनोट करें तो आर डैश की वैल्यू वही हुआ जो हमारा आर का हुआ, यानी आर में और आर डैश में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तब हम क्या करेंगे कि यहाँ आर जो ओ डैश पर मिला, यानी जिसको आर डैश से डिनोट कर रहे हैं, लेकिन आर डैश आर के ही इक्वल हो गया, इसलिए यहाँ भी उसको आर ही हम कह रहे हैं। तो आर का यदि आप निकालोगे डायरेक्शन को साइन, तो जब डायरेक्शन को साइन निकालोगे तो इसका एक्स एक्सिस के एलांग कंपोनेंट, यहाँ भी हमारा कैपिटल एक्स था, यहाँ भी कैपिटल एक्स, ये वाई के एलांग ये भी कैपिटल वाई, ये भी कैपिटल वाई, और जेड के एलांग यह भी कैपिटल जेड, ये भी कैपिटल जेड। तो जो हमारा रिजल्टेंट आर होता है उसका डायरेक्शन को साइन होता है कैपिटल एक्स बाई आर, कैपिटल वाई बाई आर और कैपिटल जेड बाई आर। इसका मतलब वह आर ओ से जाए तो और ओ डैश से जाए तो आर के डायरेक्शन को साइन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस चीज को हम अभी आर के लिए कर रहे हैं, यही वर्क हम अभी जी के लिए करेंगे। आर थ्रू ओ डैश इज एक्स बाई आर, वाई बाई आर, जेड बाई आर आल्सो। तो देखिए हमको जो वर्क हम करने जा रहे हैं उसको दो बात को ध्यान में रख करके करना है कि हम क्या किए कि पूरे सिस्टम को किसी भी पॉइंट ओ के थ्रू आर और जी में रिड्यूस्ड अब तक करते रहे। यहां हम क्या करने जा रहे हैं कि जो सेंट्रल एक्सिस है उस पर कोई एक पॉइंट ओ डैश है और उसके कोऑर्डिनेट को एफ जी एच का। अब एफ जी एच को न्यू ओरिजिन ले लिया और उससे जो ओल्ड एक्सिस है उसके पैरेलल तीन हमने एक्सिस लिया। अब इस ओ डैश पर फिर पूरे सिस्टम को आर और जी में रिड्यूस करेंगे। तो यदि ओ डैश पर आर को आर डैश कहें और ओ डैश पर जी को जी डैश कहें, तो अभी हम लोगों ने पहला स्टेप देखा कि ओ डैश पर जो आर डैश है वह और ओ पर जो आर है ये दोनों सेम है, तो आर और आर डैश दोनों सेम हो गया। और चूंकि आर का डायरेक्शन को साइड हमारा कैपिटल एक्स बाई आर, कैपिटल वाई बाई आर और कैपिटल जेड बाई आर था, तो हमारा ओ डैश पर भी जो न्यू आर डैश जो हमारा आर के इक्वल है उसका भी जो रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन को साइन होगा वो भी हमारा एक्स बाई आर, वाई बाई आर और जेड बाई आर ये हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसी ओ डैश पर अब पूरे सिस्टम का हम निकालेंगे एल डैश, एम डैश और एन डैश। और यदि एल डैश, एम डैश, एन डैश में कोई चेंज न हो, जैसे एक्स वाई में नहीं हुआ, तो यदि इसमें कोई चेंज न हो तो हमारा जी डैश भी जी के इक्वल हो जाएगा। लेकिन यदि चेंज होगा तब हमारा जी डैश चेंज हो जाएगा, और जब जी डैश चेंज होगा तो उसका डायरेक्शन को साइन चेंज हो जाएगा। तो पहले हमें देखें एल डैश, एम डैश, एन डैश ये चेंज होगा क्या, तो एल की वैल्यू को लिखो, एल डैश, एम डैश, एन डैश आर, एल डैश, एम डैश, एन डैश आर मूवमेंट्स ऑफ द सिस्टम about x dash, y dash, z dash, then l dash की वैल्यू निकालो। तो l dash की वैल्यू निकालने के लिए l dash
देखो क्या है, एल हमारा क्या होता है, एल जब निकालते हैं तो आपका पहले फोर्स का देखते हैं, यानी हम समेशन कर लेते हैं। समेशन का मतलब कि जैसे F1 का निकलेगा वैसे ही हमारा F2 का निकलेगा, F3 का निकलेगा और उन सब का सम कर लेंगे। तो आपका यह X1 Y1 Z1 ये हुआ, और यह कैपिटल X कैपिटल Y और कैपिटल Z, कैपिटल X1 कैपिटल Y1 कैपिटल Z। तो जो यल होता है वो Y1 Z1 माइनस Z1 Y1 स्मॉल में जो है वो कोऑर्डिनेट है और कैपिटल में जो है वो फोर्स का कंपोनेंट है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि फोर्स का x के अलग जो कंपोनेंट है वो और x डैश के अलग जो कंपोनेंट है वो ये सेम रह रहा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये जैसे हमारा F1 का x के अलग जो कंपोनेंट हुआ वो कैपिटल X1 और x डैश के अलग भी वो कैपिटल X1 ही है, y के अलग कैपिटल Y1 और यहाँ भी y के अलग कैपिटल Y1, यानी x डैश y डैश z डैश के अलग फोर्स का कंपोनेंट हमारा वही है जो हमारा न्यू एक्सिस के करस्पॉन्डिंग है। तो अब इसमें देखो यह Y1 और Z1 ये फोर्स के कंपोनेंट है, ये चेंज नहीं होगा। लेकिन अब देखो ये तुम जब इसका कोऑर्डिनेट लिए हो ये X1 Y1 Z1, तो अब यहाँ इसको थोड़ा सा समझ लें कि हमारा यह X1 Y1 और Z1 ये हमारा एक पॉइंट है और ये एक्सिस है, एक्सिस है ये हमारा O X Y और Z, और ये हमारा हुआ है FGH, FGH, और ये X डैश यह Y डैश और यह Z डैश यही हुआ है हमारा। तब आप देखो ये X1 Y1 Z1 जो कंपोनेंट है ये वर्ल्ड एक्सिस के करस्पॉन्डिंग है, ये वर्ल्ड एक्सिस के करस्पॉन्डिंग है। इसका मतलब यहाँ से जब परपेंडिकुलर ड्रा करोगे एक्स एक्सिस पर तो ये डिस्टेंस आपका X1 होगा, ये X1 होगा ओरिजिन से, और इसका कोऑर्डिनेट जो FGH लिया गया है वो भी ओल्ड एक्सिस के करस्पॉन्डिंग लिया गया है। अब इस न्यू एक्सिस के करस्पॉन्डिंग तो इसका ये 0 हो जाएगा। तो अब यह FGH क्या है, तो इससे परपेंडिकुलर ड्रा करोगे तो ए लेंथ है आपका F हो जाएगा, यह F हो जाएगा। इसका मतलब इस पॉइंट का इसको ओरिजिन लोगे तो इसका x कोऑर्डिनेट सिर्फ इतना आएगा और इसकी वैल्यू आएगा X1 माइनस F। तो अब हम क्या करेंगे कि जब इस न्यू एक्सिस के कॉरेस्पॉन्डिंग हम जब मूवमेंट लेंगे तब जो कोऑर्डिनेट आएगा वो इस न्यू एक्सिस के कॉरेस्पॉन्डिंग आएगा, और न्यू एक्सिस के कॉरेस्पॉन्डिंग जब आएगा तो जो इसका कोऑर्डिनेट है उसमें यह इसका x कोऑर्डिनेट F है तो x कोऑर्डिनेट में F सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इतना ही हमारा जो बचा वही हमारा इस नई ओरिजिन से इसका x कोऑर्डिनेट होगा। और ऐसे जब y कोऑर्डिनेट का देखोगे तो y कोऑर्डिनेट में y1 से y कोऑर्डिनेट g सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और z कोऑर्डिनेट में z1 से हमारा h सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तब हमने देखा कि अब जब हम l डैश निकालेंगे तो जो y1 होगा उसकी जगह y1 माइनस g और z1 माइनस h, यानी इसका x1 जब था और उसका न्यू एक्सिस के कॉरेस्पॉन्डिंग देखा तो x1 में से इसका ही x1 कोऑर्डिनेट f ये सब्ट्रैक्ट हुआ। इसका y1 कोऑर्डिनेट देखोगे तो y1 से इसका y कोऑर्डिनेट y1 माइनस g और यह z1 माइनस h ऐसे हो जाएगा। तब आपका जो l डैश हुआ वह आपका समेशन, अब यह y1 तो y1 की जगह y1 माइनस g, तो ये y1 माइनस जी यह y1 की जगह होगा। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि अब हम इस एक्सिस के करस्पॉन्डिंग हम ले रहे हैं तो इसका जो कोऑर्डिनेट आएगा अब इन एक्सिस के करस्पॉन्डिंग है। तब हमने ये y1 और z कैपिटल Z चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि फोर्स के कंपोनेंट वही है, तब यह z1 वही रह जाएगा z1 और माइनस यह आपका स्मॉल z1
तो स्मॉल z1 है z1 माइनस एच, z1 माइनस एच, और y1 ये आ गया। यही हमने न्यू एक्सिस के करस्पॉन्डिंग एक्स एक्सिस के लिए ऐसा किया। अब ये समेशन है तो इसका मतलब पहले फोर्स के लिए y1 हुआ, z1 हुआ, z1 y1 हुआ। अब जब दूसरा फोर्स करोगे तो ये y2 हो जाएगा, तीसरा करेंगे तो इसीलिए सबका समेशन की एक का जैसे हुआ वैसे सबका। अब आप इसी को थोड़ा कैलकुलेट करो तो समेशन ए y1 z1, अब इसको देखो y1 z1 माइनस यह z1 और यह y1, इसको एक पास कर लिया, y1 z1 और माइनस z1 y1 एक पास। अब क्या बचा, माइनस g z1 और ये माइनस माइनस प्लस h y1, ये हमको मिल गया यहां से, ठीक है। ये अब आप क्या कर लो कि समेशन को सबको अलग अलग कर लो, तो ये हमारा समेशन यह y1 z1 और माइनस z1 y1, इसको एक साथ, क्योंकि इसकी वैल्यू हम लोग निकाले हुए हैं l, यह l है, तो इसकी जगह हम यह लिख लेंगे, जो अतिरिक्त है उसको देखो माइनस। अब देखिए ये जो समेशन है ये जो आया इसमें देखो एफ जी एच। अब इस चीज को थोड़ा ध्यान दो, जैसे हमारा x1 y1 और z1 है, तो x1 जब लिया गया तो इस न्यू के करस्पॉन्डिंग x1 माइनस एफ हुआ, लेकिन यदि x2 होता तो x2 माइनस एफ ही आता, यानी इसके हर कोऑर्डिनेट में x के लिए एफ सब्ट्रैक्ट होगा और y के लिए g और z के लिए h, क्योंकि इन सभी पॉइंट का ओरिजिन तो अब एफ जी एच सबका एक ही है, ये ओरिजिन सबका बदल नहीं रहा है। ओल्ड के लिए ये ओरिजिन हुआ और न्यू के लिए अब यह ओरिजिन हो गया, इसलिए सब में सब्ट्रैक्ट करोगे। जैसे तुम्हारा यह x2 आता तो x2 तुम्हारा रहता तो ये x2 आता, और तब यह f तो यही है, तो यह x2 माइनस f सब्ट्रैक्ट होता तो x2 माइनस f इसका x कोऑर्डिनेट होता, तो सब में f जी एच तो वही रहेगा। इसलिए जो हमारा सब में एक ही रहता है तो उसके समेशन में फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहां से यह माइनस जी ये बाहर आ जाएगा और समेशन z1। अब एक चीज देखो, समेशन को हम सब में अलग अलग कर रहे हैं, जैसे टोटल का समेशन है तो इतने को ले लिया, अब समेशन माइनस के बाद तो एक टोटल पर आएगा, लेकिन जी समेशन के पहले आ गया और समेशन केवल z1 पे है। क्यों? क्योंकि जो z1 है तो पहले फोर्स के लिए यह जी z1 होगा, दूसरे के लिए जी z2 होगा, तीसरे के लिए जी z3 होगा, और सबका सम करोगे तो जी कॉमन आ जाएगा और तब सम केवल z1 प्लस z2 प्लस z3 प्लस zn का ही बच जाएगा। वही वर्क आपका यहाँ से भी प्लस h और समेशन y1 ऐसा आ गया। अब आप इसी की वैल्यू को देखोगे तो आपका जो यह है वही आपका l है, l डैश न्यू एक्स एक्सिस के करस्पॉन्डिंग मोमेंट लिया गया है, लेकिन आपका जो l है वो ओल्ड एक्सिस के करस्पॉन्डिंग मोमेंट, तो यहां से यह वैल्यू आ गया l और माइनस जी और z1 का मतलब z1 प्लस z2 प्लस z3 प्लस zn, यही कैपिटल Z है, तो ये आ गया हमारा g कैपिटल Z और यह h कैपिटल Y। ये समेशन z1 का मतलब z1 प्लस z2 प्लस z3 प्लस zn, और z1 प्लस z2 प्लस z3 प्लस zn इसी को कैपिटल Z से डिनोट किया गया था, तो हमने कैपिटल Z कर लिया। ये हमारा समेशन y1 है, इसका मतलब y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y1, इसी को हम लोगों ने कैपिटल Y से डिनोट किया तो एक कैपिटल Y आ गया, तो यह L डैश। अब देखो जैसे L डैश को निकाला वैसे m डैश को निकालेंगे, तो m डैश के लिए अभी इतने कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन तरीका तुम समझ गए।
अब ये यल डैश कैसे आया इस चीज को समझ लो। तो ये अब 3 जो नया आया उसमें आपका एफ जी एच और एल एम एन ये आया है, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई और कैपिटल जेड। इसी से देखो ये जो वैल्यू है वो कैसे हम पाए हैं, तो 21 फार्मूले से आए। वैसे ही हम यम डैश और यन डैश को क्या लिख सकते हैं, तो यहां सिमिलरली एम डैश इज इक्वल टू एन डैश इज इक्वल टू, अब देखो यम डैश और यन डैश की वैल्यू को निकालो। तो अब एक तो तरीका है कि जैसे इसको निकाला गया वैसे निकालो, तो टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन डायरेक्ट हम लिखना चाहें तो ये निकालने के बाद जिस रूल से आ रहा है वैसे देखो। तो जब यल डैश है तो यल माइनस, और जब एम डैश होगा तो एम माइनस, और यन डैश होगा तो एन माइनस, ये इतना वर्क हो गया। तो यल डैश एल माइनस, यम डैश यम माइनस और यन डैश एन माइनस, ऐसा आ गया। अब देखो इसके बाद जब आपको इसकी वैल्यू निकालना है यानी यल डैश का, तो यल वाले को छोड़ दिया गया, और तब आपको जो आया है ये एम माइनस, तो यह जी जेड यानी यहां से जी जेड और माइनस एच वाई। एल एम एन को तो चाहो तो तुम पहले लिख दो, तो एक कन्फ्यूजन और नो रहे। एल एम और एन, तो यल डैश लिखोगे तो यल माइनस, यम डैश लिखोगे तो यम माइनस, यन डैश लिखोगे तो यन माइनस, और क्या एल डैश माइनस, तो इसकी वैल्यू निकालना है तो जी जेड, तो यह जी जेड, और ये फिर यहां माइनस आता है, यहां से इतना माइनस इतना, तो जब माइनस पहले लिया होगा तो ये प्लस है और ये माइनस, तो यानी साइन चेंज हो जाएगा, तो ये साइन या माइनस जी जेड प्लस एच वाई। और ऐसे जब इसको करोगे एम को, तो ये एच एक्स, तो यहां से एच एक्स, जब ये एच एक्स यहां करोगे एच एक्स, तो ये प्लस है तो ये माइनस में हो रहा है, तो जो माइनस में आएगा वो प्लस में होगा। एच एक्स और एफ जेड, तो एक प्लस एफ जेड प्लस एफ जेड, ऐसा आ गया। फिर इसके पास है यन, तो यह यन तो इसको छोड़ दो, एफ वाई और माइनस है तो ये प्लस जी एक्स ऐसा आ गया। तो हमने एल डैश एम डैश और यन डैश इसकी वैल्यू को निकाल दिया, एल डैश एम डैश एन डैश ये निकाला गया। अब आप देख रहे हो कि यल डैश एम डैश यन डैश ये हमारा चेंज हो गया है। तो जब चेंज हो गया है तो जो जी की वैल्यू होती है वो अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और तो जो जी डैश होगा वो हमारा अंडर रूट यल डैश का स्क्वायर प्लस एम डैश का स्क्वायर प्लस एन डैश का स्क्वायर। तो अब जी डैश हमारा जी नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि जी की वैल्यू अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर था। तो जब जी डैश है वो यल डैश का स्क्वायर प्लस एम डैश का स्क्वायर प्लस एन डैश का स्क्वायर। तो चूंकि यल डैश और ये यल ये दोनों इक्वल नहीं है, इसके अतिरिक्त भी एक टर्म आया, एम डैश और एम इक्वल नहीं, इसके अतिरिक्त भी टर्म है, तो इसलिए हमारा जो जी डैश होगा वो हमारा चेंज हो जाएगा। तो अब आप देखो जी डैश इज रिजल्टेंट मूवमेंट if G dash is a resultant movement through O dash, then G dash is equal to under root L dash का स्क्वायर प्लस M dash का स्क्वायर प्लस N dash का स्क्वायर, ये वैल्यू है। And direction cosine of the axis
ऑफ G डैश इज L डैश बाई G डैश M डैश बाई G डैश N डैश बाई G डैश AI। अभी देखो इतना हम लोगों ने वर्क किया, लेकिन दो ही वर्क के लिए सब कुछ किया गया कि जो हमारा सेंट्रल एक्सिस पर एक पॉइंट FGH लिया गया, उससे यदि हम एक जो पूरे सिस्टम है उसको हम किसी भी पॉइंट के थ्रू R और G में रिड्यूस कर सकते हैं, ये हमारा आर्टिकल है। तो किसी में यदि हम O की जगह O डैश के थ्रू यदि चेंज करें और O डैश के थ्रू जो हमारा रिजल्टेंट आया उसको R डैश और जो कपुल का मोमेंट आया उसको G डैश से डिनोट करें, तब R डैश की वैल्यू हमने देखा कि उसमें कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z में चेंज नहीं हुआ, ये न्यू एक्सिस के करस्पॉन्डिंग, इसलिए R डैश हमारा वही हो गया जो R था। और R डैश का जो लाइन ऑफ एक्शन है, यानी जिस लाइन के लाइन वो वर्क कर रहा है, उसका भी डायरेक्शन कोसाइन वही रह गया जो हमारा यहाँ R था उसका, यानी दोनों का डायरेक्शन कोसाइन एक हो गया। अब हम यही वर्क किए मोमेंट के लिए, लेकिन जब देखा गया कि मोमेंट हमने जो ओल्ड एक्सिस था उसके अबाउट जो निकाला था, जब न्यू एक्सिस के अबाउट जब हम निकाल रहे हैं तो वो चेंज हो जा रहा है, यानी एल डैश की वैल्यू हमारा एल हमारा ओल्ड एक्सिस के करस्पॉन्डिंग मोमेंट है और यह एम डैश ओल्ड वाई एक्सिस के अबाउट है, ये हमारा एल डैश ओल्ड जेड एक्सिस के अबाउट, ये हमारा यल डैश एम डैश एन डैश ए न्यू एक्सिस के और यह यल एम एन ये हमारा ओल्ड एक्सिस के। तो चूंकि ये ओ डैश के थ्रू हमारा जो एक्सिस ली गई है उसके अबाउट जो मोमेंट है वो हमारा चेंज हो गया यल एम एन से, इसलिए इसका रिजल्टेंट जो G डैश है तो यल एम एन न हो करके यल डैश एम डैश एन डैश हो गया, तो ये चेंज हो जाएगा। और जब ये चेंज हो जाएगा तो इस G डैश की जो एक्सिस होगी उस लाइन का जो डायरेक्शन कोसाइन होगा वो भी हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अभी न्यू पॉइंट लिया और उससे R और G, R डैश और G डैश लिया और दोनों का डायरेक्शन कोसाइन लिया, ये वर्क किया गया। अब इसके आगे का नेक्स्ट वर्क देखो क्या कर रहा है कि जैसे आपका जो यह O डैश है इसके एलांग आपका R डैश जो R के ही इक्वल है OI है, और O डैश के एलांग हमारा G डैश जो G के इक्वल नहीं है। तब देखा गया कि जब ये सेंट्रल एक्सिस होगा, ये जो लाइन है ये सेंट्रल एक्सिस होगा तो यह जो G डैश है वो G के ही एलांग हो जाएगा, यानी दोनों लाइन कोइंसाइड कर जाएगा, ये कई डायरेक्शन में हो जाएगा। और जब ये कई डायरेक्शन हो गया, जब लाइन एक ही हो गई तो दोनों के डायरेक्शन कोसाइन एक ही हो जाएंगे, और जब दोनों का डायरेक्शन कोसाइन एक हो गया तो उन डायरेक्शन रेशियोज का जो रेशियो होगा वो सेम होगा। तो अब यही वर्क आगे हम करने जा रहे हैं। सेंट्रल एक्सिस G डैश इज ऑलवेज and are in same direction. यानी ये लिखा गया है कि along central axis G dash and R are in same direction. सेंट्रल एक्सिस के अलग होगा तो G डैश और R दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, और जो डायरेक्शन होगा वही हमारा सेंट्रल एक्सिस कहलाएगा। तो अब along सेंट्रल एक्सिस G डैश एंड R are in same direction of central axis. Therefore direction cosine
of both the lines are same. That is, दोनों का अलग अलग हमने डायरेक्शन कोसाइन निकाला और सेंट्रल एक्सिस जब लेंगे तो ये जी डैश और आर दोनों का डायरेक्शन एक ही हो जाएगा, और जब एक ही होगा तो लाइन एक, तो दोनों का डायरेक्शन कोसाइन एक, और एक ही डायरेक्शन कोसाइन, एक ही लाइन का डायरेक्शन कोसाइन दो हो तो दोनों का रेशियो सेम होगा। तो यहाँ से यह यल डैश बाई जी डैश इज इक्वल टू एम डैश बाई जी डैश इज इक्वल टू एन डैश बाई जी डैश अपान एक्स बाई आर वाई बाई आर जेड बाई आर। देखिए क्या किया गया, जो रिजल्टेंट है यानी जो हमारा मोमेंट है जी डैश, उसका डायरेक्शन कोसाइन L1 M1 N1 है, और जो दूसरा है R उसका L2 M2 N2, तो दोनों लाइन कोइंसाइड कर जाए या दो लाइन पैरेलल हो जाए तब L1 बाई L2 इक्वल टू M1 बाई M2 इक्वल टू N1 बाई N2 ऐसा होता है। तो यह L1 बाई L2 M1 बाई M2 N1 बाई N2 ऐसा लिखा। अब आप देखो जी डैश इस सबका डिनोमिनेटर है, तो यदि जी डैश से मल्टीप्लाई करो तो ये समाप्त हो जाएगा, इसकी वैल्यू में परिवर्तन नहीं होगा, और डिनोमिनेटर में आर से प्रोडक्ट कर दो तो सब में कर रहे हो, इसलिए इसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं। तब आपका यहाँ से एल डैश और अपान एक्स एम डैश अपान वाई और यह एन डैश अपान जेड ऐसा हमको मिल गया। अब इसी से हमारा सेंट्रल एक्सिस निकाला है, वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। तो वो निकाला गया क्या, एल डैश का एल माइनस, यहीं से लिख लो तो याद करने की भी जरूरत नहीं है, एल एम एल एफ जी एच और कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड ये है। तो अब इसी को देखो, एल डैश का लिखोगे तो एल माइनस जी जेड और प्लस आ जाएगा एच वाई और अपान यह कैपिटल एक्स है। फिर यहाँ से एम डैश तो यह एम माइनस एच एक्स प्लस एफ जेड और अपान कैपिटल वाई, और एन डैश तो यहाँ से एन माइनस एफ वाई और प्लस जी एक्स और अपान कैपिटल जेड। दोनों लाइन का डायरेक्शन कोसाइन निकाला, और दोनों डायरेक्शन कोसाइन जब कोइंसाइड होंगे तब वो लाइन सेंट्रल एक्सिस कहलाएगा, और जब दोनों लाइन पैरेलल हो या कोइंसाइड कर जाए तो उसके डायरेक्शन कोसाइन का रेशियो सेम होता है, यानी L1 बाई M इक्वल टू M1 बाई M2 इक्वल टू N1 बाई N2। अब इसमें L डैश M डैश N डैश की जो वैल्यू है उसको हमने लिख लिया। अब आप यहाँ से क्या करो कि x का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में प्रोडक्ट करो, ये y है तो y का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में प्रोडक्ट करो, और z का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में प्रोडक्ट करो। तो चूंकि एक ही से एक रेशियो के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में प्रोडक्ट करेंगे तो उससे उसकी वैल्यू परिवर्तन नहीं होगा। तब हमारा हुआ एल एक्स और माइनस जी जेड एक्स और प्लस एच एक्स वाई अपान एक्स स्क्वायर ऐसा है इज इक्वल टू एम वाई माइनस एच एक्स वाई प्लस एफ वाई जेड अपान कैपिटल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एन जेड माइनस एफ वाई जेड और प्लस जी जेड एक्स अपान जेड स्क्वायर।
जो यक्स है उस रेशियो में डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में x का प्रोडक्ट, इसके y का और इसमें z का, ऐसा आ गया। और देखो कोई 3 रेशियो है, जैसे देखो 1/2, 2/4 और 3/6, ये तीनों रेशियो सेम है। तो यदि 3 रेशियो सेम है तो इस तीनों रेशियो का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम कर दो तो वो भी सेम ही आएगा। जैसे 1 + 2 + 3 और यह 2 + 4 + 6, क्या आया ये आपका आ गया 6 और ये आया आपका 12। तो 1/2 ये भी है, 1/2 ये भी है, 1/2 ये भी है, 1/2 ये भी है। इसका मतलब ये 1/2, 2/4, 3/6 है, तो सम कर दो तो ये कई रेशियो होगा, यानी यह LX माइनस GZX और प्लस HXY प्लस MY माइनस HXY और प्लस FYZ और प्लस NZ और माइनस FYZ और प्लस GZX। ये न्यूमरेटर का सम हमने किया अपन डिनोमिनेटर का सम, तो यह x² प्लस y² और प्लस z² ऐसा आ गया। अब न्यूमरेटर में देखिए आपका GZX माइनस में, प्लस में देखो यह GZX, यानी यह GZX ये इससे कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद से देखो HXY ये आपका प्लस में और ये आपका माइनस में कैंसिल हो जाएगा। FYZ प्लस में और FYZ माइनस में, ये कैंसिल हो गया। तो बचा क्या फाइनली, ये जो रेशियो आया इसी के इक्वल आया है, ये L'/X = M', या इसकी वैल्यू लिख लिया हो तो यहाँ से देखो इसी की वैल्यू ये लिखा गया ये, तो यहाँ से यह L माइनस GZ और प्लस HY अपान कैपिटल X, यह वैल्यू। फिर इसके बाद से M माइनस HX और प्लस FZ अपान कैपिटल Y = N माइनस FY और प्लस GX अपान कैपिटल Z। इसी की वैल्यू, जो ये वैल्यू, ये तो था उसका वैल्यू हमने लिख लिया था, इसी में हमने क्या किया कि x का डिनोमिनेटर में, दोनों में न्यूमरेटर में z में किया और इसी का सम किया, यानी यह वैल्यू आपका जो आ रहा है ये लास्ट रेशियो, यानी यह आपका एक कैलकुलेशन फिर यही रेशियो ये, तो LX प्लस MY प्लस MZ और अपान X² प्लस Y² और प्लस Z², यानी इसी का रेशियो निकाला। तो सब में इसमें x, इसमें y, इसमें z, और तब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर का सम कर दो तो इसी रेशियो में वो भी आएगा। तो वो रेशियो में करने के बाद जो रिजल्ट आया है वो हमारा यह है। अब इसको क्या कर लो, यार देखो x² प्लस y² प्लस z², ये हमारा r² होता है। और आपको ये पता है कि जो cos थीटा होता है, cos थीटा वो हमारा L/G इंटू x/r प्लस M/G इंटू y/r और प्लस N/G और यह Z/r, यही वैल्यू हमको मिल गया LX प्लस MY प्लस NZ और अपान RG। अब तुम्हारा ये वैल्यू केवल इतना ही है,
तो इतने की वैल्यू आर जी कॉस थीटा, तो यहाँ से यह वैल्यू आर जी कॉस थीटा और अपान आर स्क्वायर। अब ये कहाँ से आया, इसके लिए हम ये इसी से हमको ये रिजल्ट मिला है। अब आप देखोगे कि इस आर से यह आर कैंसिल, तो अब आपका आया जी कॉस थीटा अपान आर, और जी कॉस थीटा को डिनोट करते हैं के से। जब हमारा जी सेंट्रल एक्सिस के अलग होता है तो जी नहीं रहता है, जी कॉस थीटा, और इसी को के से डिनोट करते हैं। तो आर और के जब दोनों को एक साथ ले लेते हैं तो रेंज कहलाता है। तो इसका मतलब इसको हमने लिख लिया के बाई आर, के बाई आर को एक पिच कहते हैं, ये पीछे बताया जा चुका है। तो ये हमारा आ गया पिच, यानी फाइनली हमको जो इक्वेशन मिला सेंट्रल एक्सिस का, वो सेंट्रल एक्सिस का जो इक्वेशन हुआ वो हमारा यही एल माइनस जी जेड प्लस एच वाई अपान एक्स इक्वल टू एम माइनस एच एक्स अपान वाई प्लस एफ जेड, और यहाँ से एन माइनस एफ वाई प्लस जी एक्स अपान जेड, और इसकी वैल्यू अब इसी को कैलकुलेट किया तो पिच, ये पिच के इक्वल है। तो ये हमारा सेंट्रल एक्सिस में एक रिलेशन निकाला, और वो रिलेशन किसका, एफ जी एच। एफ जी एच दिया नहीं था, एफ जी एच सेंट्रल एक्सिस पर कोई एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिया। तो अब आपको किसी भी लाइन का, किसी सरफेस का यदि इक्वेशन लेना हो तो उस पर कोई एक पॉइंट ले लो, और जो कंडीशन दिया गया है उससे उसमें रिलेशन लाओ, और जब वो रिलेशन निकल जाए तब उस पॉइंट का लोकस ले लोगे तब उसका इक्वेशन मिलेगा। क्योंकि अभी एफ जी एच हमने उसका एक पॉइंट लिया, और यदि हर पॉइंट के लिए ये कंडीशन जब सही हो जाएगा तो वो हमारा उस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। तो अब हमने क्या किया, एफ जी एच सेंट्रल एक्सिस पर एक पॉइंट लिया और उसमें हमने एक रिलेशन निकाला। अब ये रिलेशन हमारा प्रत्येक एफ जी एच के लिए सेटिस्फाई हो जाए तब ये जो रिलेशन होगा वो एक पॉइंट के लिए नहीं होगा, वो उस लाइन के हर पॉइंट के लिए हो गया। तब हमारा उस लाइन, यानी वो लाइन यहाँ सेंट्रल एक्सिस है, उसका ये इक्वेशन हो जाएगा। तब हम क्या करेंगे कि नाउ लोकस ऑफ एफ जी एच, लोकस ऑफ एफ जी एच इज, तो जिस पॉइंट का लोकस लेते हो तो क्या करते हो, एफ की जगह एक्स, जी की जगह वाई और एच की जगह जेड। एक्स वाई जेड हमारा करंट कोऑर्डिनेट हो गया, इसका मतलब उसके हर पॉइंट के लिए हो गया। तब यहाँ से यह एल माइनस जी, जी की जगह वाई जेड, और प्लस एच, एच की जगह जेड और यह वाई, और अपान कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एम, और माइनस ए आपका एच है तो एच की वैल्यू आपका जेड, और कैपिटल एक्स प्लस एफ, एफ का मतलब एक्स, और कैपिटल जेड ए आई, और अपान कैपिटल वाई, और यहाँ से यह एन और माइनस एफ, एफ की जगह एक्स, एक्स और कैपिटल वाई, और प्लस एच, एच की जगह वाई और कैपिटल एक्स, और अपान कैपिटल जेड, और यही हमारा पिच के इक्वल हो गया। तो ये हमारा सेंट्रल एक्सिस का इक्वेशन हो गया। तो सेंट्रल एक्सिस का इक्वेशन निकालते समय देखो क्या किया गया, पूरे सिस्टम को ओ, पॉइंट ओ के थ्रू आर और जी में रिड्यूस करते हैं, जिसमें आर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और जो जी होता है वो अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब हमने क्या किया कि सेंट्रल एक्सिस पर कोई एक पॉइंट स्मॉल एफ जी एच निकालेंगे, लेंगे, और इसमें ही एक रिलेशन लाएंगे। अब वो रिलेशन जब हम निकाल लेंगे तब जब उसका लोकस लेंगे तो सेंट्रल एक्सिस के हर पॉइंट के लिए सही होगा, तो हमारा सेंट्रल एक्सिस का इक्वेशन हो जाएगा। तो उसके लिए हमने क्या किया कि जो हमने न्यू एफ जी एच को न्यू ओरिजिन लिया, उस ओरिजिन से हमने न्यू फोर्स यानी आर डैश और जी डैश से निकाला, और आर डैश आर के इक्वल हो गया। तो उसका जो लाइन का जो डायरेक्शन कोसाइन हुआ वो कैपिटल एक्स बाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई बाई कैपिटल आर, कैपिटल जेड बाई कैपिटल आर। तो ओ के थ्रू जो आर डैश जो आर के इक्वल है उसका डायरेक्शन कोसाइन निकालिए। अब उसी वो डैश के थ्रू
जो एक्सिस होगा जिसके अबाउट हम मोमेंट निकाले और उसको जी डैश से डिनोट किए, जिसकी वैल्यू अंडर रूट एल डैश का स्क्वायर प्लस एम डैश का स्क्वायर प्लस एन डैश का स्क्वायर, तब उस जी डैश की जो एक्सिस है उसका डायरेक्शन कोसाइन, तो वह एल डैश बाई जी डैश, एम डैश बाई जी डैश और एन डैश बाई जी डैश। तो जब सेंट्रल एक्सिस होगा तो ओ के थ्रू जो आर है और जो जी डैश है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा। तो जब दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गया तो दोनों लाइन कोइंसाइड कर गया, और जब दोनों कोइंसाइड कर गया तब दोनों का डायरेक्शन कोसाइन पैरेलल या कोइंसाइड कर जाए तो उसका पहले का डायरेक्शन कोसाइन अपान दूसरे का डायरेक्शन कोसाइन L1 बाई L2 इक्वल टू M1 बाई M2 N1 बाई N2 ऐसा लिख लेंगे। और वह लिखने के बाद L डैश M डैश N डैश की वैल्यू को रख लो, और तब आप क्या कर लो कि एक बार पहले में जो x था, x का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, इसमें y का इसमें z का प्रोडक्ट करके ऐड करो तो वो भी उसी रेशियो में आएगा, और ये वैल्यू हमारा आ जाएगा k बाई आर यानी पिच। तब हमको ये सेंट्रल एक्सिस के एफ जी एच में हमारा यह रिलेशन आया। अब सेंट्रल एक्सिस का इक्वेशन लेने के लिए एफ जी एच का हमको लोकस निकालना पड़ेगा। तो जब लोकस निकालोगे तो जो पहला कोऑर्डिनेट है स्मॉल एफ वो स्मॉल एक्स में चेंज होगा, जी स्मॉल वाई में और एच स्मॉल जेड में, ऐसा हो गया। और तब ये जो इक्वेशन आ गया वो हमारा सेंट्रल एक्सिस का इक्वेशन है।